सप्लाई इस वजह से पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्लेस ऑफ सप्लाई वाई फॉर द 2 रीजंस, मेन 2 रीजंस क्या कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई करी है कि आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ये दोनों बताया जाता है, दोनों का प्लेसेस बताया जाता है एंड इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि इफ इट इज इंट्रा और इंटर। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर तुम्हें दिया जाएगा, क्वेश्चंस में लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, तुम्हारा मेन क्वेश्चन होगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि जीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो आपको यही पता लगाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली डेस्टिनेशन कौन सा, कहाँ पर आपकी सर्विसेज रीच हो रही है, कहाँ पर आपका सप्लाई रीच हो रहा है, और जिस जगह पर वो सप्लाई रीच हो रहा होगा या रीच हो रहा है ऐसा माना गया है, वहाँ पर आपका डेस्टिनेशन होगा, वो वाला डेस्टिनेशन पर उस गवर्नमेंट को आपके जीएसटी के मतलब जो भी रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, या तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ रिसीव हो रहे हैं या तो माना गया है कि वहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, दैट विल बी डेस्टिनेशन, दैट विल डिटरमाइन कि इफ इट इज इंट्रा और इफ इट इज इंटर और वेयर द प्लेसेस। यहाँ तक ठीक है, बढ़िया। अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई, इसी वजह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन फटाफट से फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लो। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ टैक्स that is to be applied. When the location of supplier and the place of supply are in 2 different states, then it will be an interstate and IGST applies, and when there is same state तो फिर intra और CGST SGST applies. Place of supply is not a phase of common understanding. हमने यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ कि place of supply को ऐसा हम ऐसे ही भाषा में नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं place of supply एक लीगल वर्ड है, एक फ्रेज है जिसका लीगल मीनिंग है, जिसके लिए हमने ये बहुत सारे टर्म्स बनाए हैं। ठीक है, इट इज लीगल टर्म एंड इन द केसेस ऑफ ऑल लीगल टर्म्स देयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग मस्ट नॉट बी अप्लाइड बट द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन द लॉ मस्ट बी फॉलोड। कि सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई वो नहीं होता जो आपको लगता है, जैसे मैंने कहा ना अभी कि कहाँ पर एक्चुअली गुड्स रिसीव हुए हैं या तो गुड्स रिसीव हुए हैं ऐसा माना गया है, तो लॉ ने कहा गया होगा ना कि वहाँ पर माना गया है और वहाँ पर आपके गुड्स रिसीव होंगे। ठीक है, यहाँ तक बताओ पक्का और कोई डाउट? अब मीनिंग, अब ये जो तुम्हारे ना सेक्शंस वाले जो हैं, ये सेक्शंस फटाफट से ऊपर ऊपर टचिंग हो ही जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम्हारा पहला एड्रेस ऑफ डिलीवरी, कहीं पर भी जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई समझाया गया है वहाँ पर कहीं पर ये वर्ड लिखा होगा एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या है, तो बस उसका मतलब क्या होता है, रिसिपिएंट का एड्रेस, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इंडिकेटेड ऑन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, जहाँ पर एड्रेस किसका एड्रेस है वो बताया है, वो वाला एड्रेस होगा। ठीक है, ए वाले पॉइंट में एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज इम्पोर्टेड लिखा है, आई थिंक इम्पोर्टेड होगा, वो गलत लिखा हुआ ए वाला पॉइंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट, मिला इम्पोर्टेंट लिखा है इसमें, गलत लिखा हुआ है ना। ए सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया काम ही करना, जीएसटी आ ही जाएगा। चलो ठीक है, बाकी बी सी और डी पॉइंट्स खच काट दें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मतलब रिसिपिएंट का एड्रेस जो आप मेरे पास यानी कि सप्लायर के पास अवेलेबल है, व्हेन आई एम सप्लाइंग यू गुड्स आई हैव एन एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल तुमने जब अमेजोन पर कुछ सामान मंगवाते हो, कुछ सामान अपने घर मंगवा रहे हो और कुछ मम्मी से छुपाना तो किसी और के घर मंगवा रहे हो, तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तुम्हारा जहाँ पर वो गुड्स जा रहे हैं, बिलिंग एड्रेस अलग हुआ और एग्जैक्टली डिलीवरी ऑफ गुड्स का एड्रेस अलग हुआ। ठीक है, वो दोनों तरीके से एड्रेसेस होते हैं। तुम्हारा ऑन रिकॉर्ड वाला वो आएगा जो रिसिपिएंट का है एज अवेलेबल विद द सप्लायर। नेक्स्ट तुम्हारा फिक्स, तो वो झूठा क्यों देगा? नहीं मंगवाना मुझे गुड्स मान ले, अच्छा जैसे मेरे को गुजरात में मेरे मम्मा के लिए कुछ ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पर ऑर्डर करूँ और फिर वहाँ पर भेजूँ, उसके बदले में सीधा वहाँ ना ऑर्डर कर दूँ, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप उस तरीके से ऑर्डर करते हो कि मेरा रिकॉर्ड बिलिंग एड्रेस पंजाब का है पर डिलीवरी का एड्रेस गुजरात का है, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद को पता लग जाएगा इसकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है। मनीषा हम तो पता नहीं कितने बड़े व्यूअर्स हैं ना हमारे। क्या मनीषा अपनी मार्केटिंग करती है, मनीषा फॉर्मेट ड्रीम किंग ड्रीम ऐसे लाइफ बीच बीच में डाल दियो, एम्पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। चलो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। अब फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है, देखो अंडरस्टैंड, जब कोई बंदा कोई भी प्लेस पर अपने गुड्स मंगवाता है, ठीक है, वो उसका प्लेस या रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रिसिपिएंट होता है, राइट।
बट अगर फॉर एग्जाम्पल हैव अ गोडाउन एट समवेयर एल्स ऑल्सो, मेरा यहाँ पर ऑफिस है पर मेरा एक गोडाउन है जो मोहाली में है या लुधियाना में मेरा एक ब्रांच है या कोई एजेंट है मेरा वहाँ पर बैठता है, तो कोई भी तरीका है कि थोड़ा सा भी डिग्री ऑफ परमानेंस होता ना आपकी मेन रजिस्टर्ड प्लेस से कहीं और प्लेस पर, तो उस प्लेस को फिक्स प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाम सही नहीं लग रहा पर है, बस फिक्स प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं कि मेन तो एक आपका रजिस्टर्ड प्लेस हो गया, एक प्लेस हो गया जो रजिस्टर्ड नाम होकर भी वहाँ पर कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंट है। ठीक है, तो वो फिक्स प्लेस। देखो फिक्स प्लेस के 3 बोले कि हैविंग अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, या तो बंदे के 2 गोदाम है, उसमें से एक मतलब गोडाउन है, उसमें से एक हमारा रजिस्टर्ड है, एक हमारा अनरजिस्टर्ड है, लेकिन वो दोनों परमानेंट है, तो दूसरे वाला हमारा इसके अंदर आ जाएगा। हाँ हो सकता है। ये सप्लायर का ऐसे होता ना है। हाँ नहीं, रिसिपिएंट सप्लायर का एड्रेस तुम्हें दिया होगा, Supplier का हम जो दिया भी होगा। खोजेंगे इस चैप्टर में वो रिसिपिएंट का खोजेंगे। मैंने तभी स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली कि हम इस चैप्टर में जो भी पता लगाएंगे ना वो रिसिपिएंट का होगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो आपको एग्जैक्टली पता लगाना है कि डेस्टिनेशन क्या मानी जाएगी। ठीक है, सप्लायर का तुम्हें क्वेश्चन में भी दिया होगा, रिसिपिएंट का तुम्हें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स प्लेस एस्टैब्लिशमेंट में 3 तरीके दिया हुआ है, हैविंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंस, हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, कि वहाँ पर तुम्हारे बंदे बैठे हुए हैं, कुछ काम हो रहा है, कोई एजेंट है, कोई ब्रोकर है, कुछ भी कोई भी ह्यूमन बंदा वहाँ पर है, साथ साथ अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हो? तो सप्लायर होगा। हमारे को तो लिखते नहीं इसमें। अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? अदर देन रजिस्टर्ड थर्ड पॉइंट, मतलब जो एड्रेस हमारा जीएसटी के सर्टिफिकेट के अंदर है उससे अलग। उसके अलावा, क्योंकि रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड ही है ना, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट वो होगी जो रजिस्टर्ड ना हो, मतलब रजिस्टर्ड ना हो नहीं होता एक्चुअली, अदर देन द रजिस्टर्ड वाली जो तुम्हारी जीएसटी के साथ है, पर अगर तुमने वो प्लेस को भी करवाया हुआ है कि भाई हाँ मेरा हमारी ये भी प्लेस है, तो भी वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, place from where goods is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown or any other place where a taxable person stores his goods. कौन चीज? इसमें भी मैम सर्विस प्रोवाइडर के बारे में दे रखा है, रिसिपिएंट का तो नहीं है ये। कहाँ पर? ये एग्जाम्पल में अच्छा, एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज आर रजिस्टर्ड ऑफिस एट बैंगलोर एंड द प्रॉपर्टी फॉर रेंट अलॉन्ग विद एन office is located in Chennai. In this case, a registered play office will be principal base of supply in Chennai and regarded as fixed establishment. हमने यहाँ पर fixed establishment का सिर्फ मतलब समझाया है। fixed establishment recipient की भी हो सकती है, प्रोवाइडर की भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कल को तुम बढ़िया ऐसा CS बन जाओगे, ठीक है, और तुम जाओगे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी मान लो तुम्हें रिलायंस वालों ने बुला लिया कि भाई हमें ना एक नई रिलायंस की कोई ब्रांच खोलनी है, उसका इनकॉर्पोरेशन करना है, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का काम CS का होता है। तो तुम गए वहाँ पर, अब यहाँ से उठकर रिलायंस के ऑफिस में जाओगे, वहाँ पर जाकर काम करोगे और वहाँ पर तुम रहोगे। ठीक है, वहाँ से तुम काम करो, तो ये तुम्हारा फिक्स प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर कोई तुम्हारी डिग्री ऑफ परमानेंस है नहीं है, कुछ तुम वहाँ पर रहने वाले हो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर है वहाँ पर तुम्हारा, कोई ह्यूमन बंदा बैठा हुआ है उधर तुम्हारा नहीं है, तुम वहाँ पर जा रहे हो 5-6 दिन के लिए, या उनके किसी होटल में रुकोगे या कुछ करोगे, एक लैपटॉप लेके चले जाओगे, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ। तो हम सिर्फ यहाँ पर वो मतलब समझ रहे कि फिक्स एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो तुम्हारी रजिस्टर्ड नहीं है और पर लेकिन वहाँ पर तुम काम करते हो, तो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट इवन फॉर द रेसिपिएंट, इवन फॉर द प्रोवाइडर, डजंट मैटर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ ये तुम्हारे टर्म्स हैं कि भाई ये टर्म्स हैं, कल को हमारे सप्लाई में चैप्टर में यूज़ होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस ऑफ बिजनेस हमने क्या बोला? Place from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown or any other place where a taxable person stores his goods. ठीक है, तो वो तुम्हारी प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं रह जाएगी। अब इसके लिए भी देखो अंडरस्टैंड, दोनों चीज़ें हो गई ना, प्लेस ऑफ बिजनेस भी वही है, फिक्स प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी वही है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये सिर्फ स्पेसिफिक टर्म्स दी गई हैं, जहाँ यूज़ हुई वहाँ पर मतलब फिट कर लेना। ठीक है, कोई भी बंदा जहाँ पर किसी का ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस है, या उसका गोडाउन है या वेयर हाउस है, या यहाँ से काम कर रहा है, या प्लेस पर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पर उसके MOA AOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं, या तो प्लेस पर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें आ गई, राइट। बस उन्होंने उस तरीके से बोला हुआ है कि एक जगह तुम्हारी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस तुम्हारा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारी रजिस्टर्ड वाली प्लेस नहीं होगी, प्लेस ऑफ बिजनेस तुम्हारा रजिस्टर्ड वाला भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अगला बिलो वन अदर इम्प्लीकेशंस, ये A, B और C रीड कर लेना प्लीज।
अभी करना है? मतलब कर लेना, चलो ठीक है। सेक्शन पॉइंट नंबर 5, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और अभी एक सेम चीज़ें आ जाएंगी। Where a supply is received at a place of business for which registration has been obtained, location of such place। ये जो तुम्हारा A, B और C है ना, इसको तुम अच्छे से आगे पढ़ोगे, पर हम यहाँ पर रिसिपिएंट के एड्रेस के बारे में किस तरीके से बात करें, प्लीज़ ध्यान से देखो। अगर प्लेस सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, मतलब एक सप्लायर है, वो एक रिसिपिएंट को कोई गुड्स या कुछ सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सप्लाई अगर वो सर्विसेज अपने रजिस्टर्ड प्लेस पर ले रही है, ठीक है, उसने अपनी सर्विसेज या गुड्स को रजिस्टर्ड प्लेस पर ऑब्टेन किया है, तो फिर ये रजिस्टर्ड प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। POS बहुत बार वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड उसने बोला where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, that is to say a fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment। हमने fixed establishment का मतलब देखा, यहाँ पर हमने बोला कि रिसिपिएंट ने वो सर्विस अपने रजिस्टर्ड ना होकर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट पर रिसीव करी है, तो ये तुम्हारा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट POS हो गया, ठीक है। ये अलग अलग केसेस होंगे तुम्हारे, जहाँ जहाँ ये बस ये डेफिनेशंस हैं जो हम उस केसेस में पुट ऑन करेंगे। अगला, where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, whatever the location establishment most directly concerned with the recipient of the supply। अब यहाँ पर अगर हमने बोला कि more than one place पर रिसीव किया है, ठीक है, तो इसके दो ऑप्शंस होते हैं यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं। ये भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, पर ऐसा होता है या तो आप प्रोपोर्शनेट कर दो कि भाई जहाँ जहाँ सर्विस मिल रही है सब उस जगह के दे देने होंगे। मुझे एक आधे गुड्स मिले यहाँ पर, आधे गुड्स मिले चेन्नई में, तो वो दोनों जगह के सप्लाई माने जाएंगे और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होंगे। या तो अब अगर आप कह सकते हो कि आपको ये प्रोपोर्शन करना ही नहीं आ रहा या समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं, तो हमने बोला विच इज मोर रिलेटेबल या मोर एट्रीब्यूटेबल। मतलब जो ज़्यादा लग रहा है कि वहाँ पर पहुँचा हुआ है ऐसा, इसमें बोला ना मोर इज दर मोर ऐसे मोर कंसर्न, यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज कर लो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमने बोला इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी हमें या तो पता ही नहीं है, ऐसे नॉट नोन है कि कहाँ पर कुछ रीच हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, या तो हमारे पास रिकॉर्ड में है नहीं, तो उसके घर का एड्रेस डाल दो, तो ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। अगर नहीं नोन है या इसमें से कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो रेसिडेंस। आया बात समझ? तो ये अलग अलग तरीके होंगे जो हम पता लगाएंगे लेटर ऑन इन आवर चैप्टर्स, ठीक है। अगला लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अब ये जो हमने जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सेम 4 पॉइंट्स अगेन यहाँ पर है बाजू में लोकेशन ऑफ सप्लायर में। देखो ABCD, प्लीज फटाफट से गो थ्रू कर। एग्जैक्टली सेम है, मिल गया। 7th वाला बोरिंग लग रहा है, नहीं पढ़ेंगे। 7th पॉइंट अगला मिल गया, नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेगा, मतलब करवा दिया ठीक है। यहाँ तक अगला दोबारा अब उन्होंने कुछ और डेफिनेशन दी। ये जो तुम्हारी डेफिनेशन वो बेसिक डेफिनेशन थी रिटन इनटू द CGST एक्ट, या इन्होंने इस तरीके से बताया। अब यहाँ पर उन्होंने IGST एक्ट में भी कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उसकी भी डेफिनेशन ले ली, तो उसके हिसाब से कोई कस्टम फ्रंटियर्स, कोई बाहर से सामान आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो तभी तो हम कस्टम वाले चीज़ें आती है ना बीच में, तो मतलब कोई कस्टम फ्रंटियर्स हैं, वहाँ का एड्रेस हो गया, वो हम और अच्छे से कस्टम के चैप्टर में देख लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर किया, एक्सपोर्ट किया मतलब कहाँ गया गुड्स, इंडिया के बाहर, बस। सेक्शन 2(6) थर्ड वाला पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मीन सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो गुड्स पता चलेगा बाहर जा रहा है, सर्विस गई है तो कैसे पता चलेगा, सप्लायर ऑफ अ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए तभी तो वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा ना, लॉजिकल। रिसिपिएंट बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर है, पेमेंट ऑफ सच सर्विस फॉरेन एक्सचेंज में पैसा है, और साथ ही साथ हमने अपने कोई डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई नहीं किया है। ई पॉइंट पढ़ो फटाफट से। अगर मेरा कोई बंदा, मेरी खुद की ही ब्रांच बाहर है और मैं उनको कुछ सप्लाई करी तो वो एक्सपोर्ट थोड़ी हुआ,
राइट, वो तो एक ब्रांच ट्रांसफर टाइप का हो गया ना। भले उसका टैक्स या क्या है क्या नहीं वो सब हम देखेंगे, पर वो चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। पॉइंट समझ में आया? क्यों मैं इतना बार बार एक्सपोर्ट नहीं हुई बोल रही हूँ? क्योंकि एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स लगता है। अगर आपका कोई डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बाहर बैठा है तो उस पर टैक्स लगेगा प्रॉपरली, नॉट एक्सपोर्ट वाला नहीं, इंटरस्टेट वाला। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक्सपोर्ट माना जाए, इसके लिए ये पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, बंदा इधर, एक बंदा बाहर, सप्लाई बाहर, पैसा फॉरेन करेंसी में, और वो बंदा डीम डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे फुलफिल होंगे, ओनली एंड ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एन एक्सपोर्ट। ये ई पॉइंट क्या है? बाहर का बंदा जो है ना रिसिपिएंट, वो दोनों आपस में डीम डिस्टिंक्ट नहीं है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन वो ब्रांच वाला, सेम पैन डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी में। ठीक, यहाँ तक 27 काट दो, 4 पॉइंट कट कर लो। दोबारा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट ही है इसलिए। अगला 210 इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया में आया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वो सेम चीज़ है दोबारा। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सिर्फ वो फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ऑब्वियसली बात है ना। देख लो फटाफट। 4th पॉइंट कट करना है, 5th पॉइंट इंपोर्ट है, सिंपल। 6th पॉइंट 211 वाला सारी चीज़ें सेम है सिवाय फॉरेन एक्सचेंज वाले पॉइंट की और डीटीपी वाले पॉइंट के। ठीक, अगला 213 इंटरमीडियरी मीन्स कोई भी बंदा जो आपका सर्विस या आपका सप्लाई है या तो कोई भी आपका गुड्स भिजवा रहा है या तो सिक्योरिटी का एजेंट, वो जो सिक्योरिटीज वाले ब्रोकर होते हैं, सब लोग इंटरमीडियरीज। हमारे डिपॉजिटरी वाले इंटरमीडियरी भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं। तो कोई भी इंटरमीडियरी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करवाता है वो आपका इंटरमीडियरी हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उस पर जीएसटी नहीं आता। उस पर पता है हमने देखा था कैपिटल गेन में एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, या तो कंपनी पे करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो पे करती थी, तुम्हें अब तुम पे करते हो आईएफओएस के अंदर, याद आ रहा है ये सब, राइट? तो वो सब लगता है, करेक्ट। इधर हमने सिर्फ इतना बोला है कि सिक्योरिटीज जीएसटी के अंदर नहीं आती है, पर अगर किसी ब्रोकर ने उस सिक्योरिटी को बेचने के लिए कमीशन खाया तो वो आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब ये तुम्हारा 216 तुम्हें पता होगा, प्लीज़ याद करो, वो OIDAR नेटफ्लिक्स वाला, उसके अंदर हम बोल रहे थे NTOR नहीं होना चाहिए बंदा। NTOR कौन? या तो हम या तो गवर्नमेंट, इफ़ यू रिमेंबर। नेटफ्लिक्स के अंदर NTOR में 2 थे। ठीक है, अगला OIDAR। ये OIDAR जो नेटफ्लिक्स में तुमको बताया था एग्जाम्पल के तौर पर, कि जो ये बंदा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज दे रहा है। ये सर्विसेज कैसी हो सकती हैं? कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, एडवर्टाइजिंग हो सकती है, क्लाउड सर्विस हो सकती है, ई बुक्स हो सकता है, कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ भी हो, सब कुछ OIDAR की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, इसको एक बार है ना, अगर ऐसा उनका मन हुआ ना तो पूछ सकते हैं OIDAR बताओ, ऐसे परेशान करने के लिए। तो ये प्लीज़ एक बार पढ़ के जाना, आसान सा है, सारा ऑनलाइन सब कुछ आ जाएगा बस, लेकिन बस आ रहा है। ठीक, अभी यहाँ से तुम्हारा एक्चुअली यहाँ से तुम्हारा चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पर गुड्स जा रहे हैं, डेस्टिनेशन किधर की है, और एक्सेट्रा। ठीक है, पहला उन्होंने पॉइंट बोला सेक्शन 10(1)(a। एक थोड़ा सा ट्राई टू रिमेंबर दीज सेक्शंस। लीगल प्रोविजंस के तौर पर ये पूछा जाएगा और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो लेटर ऑन एक लिस्ट या तो साथ साथ में बना लो अभी कि 10(1)(a), 10(2), 10(3) ऐसे साथ साथ बना लो पढ़ते पढ़ते, या तो जैसे मर्जी तुम्हें करना है, पर करते रहना क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस विल बी आस्क्ड। ठीक है, पूछा तो जाएगा, ये पक्का है। सेक्शन लिखा होगा अगर तुमने तो और बेटर है, क्योंकि सारा कुछ इसमें ऐसा ही आता है। तो हम सेक्शन 10(1) के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो हम 10 वाले सेक्शन के अंदर 10(1) के अंदर सिर्फ 10(1)(a) नहीं, सिर्फ 10(1) के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि सप्लाई हो रही है विद इन इंडिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। ठीक है, जहाँ पर आपका इंडिया का लगने वाला है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि ये CGST वाला SGST वाले एक्ट हुआ, आई वाला नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, 10(1) टॉक्स अबाउट विद इन इंडिया वाला सप्लाई। अब 10(1)(a) मतलब वेदर
प्लीज़ प्लीज़ ये ध्यान रखना 10-1 विद इन इंडिया है, क्योंकि अगले वाले आएंगे जहाँ पर आउटसाइड इंडिया भी जाएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। तो 10-1 के अंदर हमने बोला 10-1A मूवमेंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, सिर्फ इतना लिख लो, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। 10-1 में क्या लिखना था? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आगे विद इन इंडिया। ठीक है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, 10 में है क्या? जैसे ना ऐसे लिखते जाओ, अगर तुम लिख रहे हो तो 10-1 का A है अभी और ABCD करके लिखते जाना। तो 10-1A में अगर मूवमेंट है तो सिर्फ इतना लिखना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ऐसे ऐसे करके लिखते जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहाँ पर गुड्स तुम्हारे रीच हो रहे हैं, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, लोकेशन वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। ये मूवमेंट है जो आपने लिखा है? हाँ हाँ, मैंने मूव लिखा है, मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा जिसमें लिखा हुआ है ना फर्स्ट पैराग्राफ में भी, प्लीज रीड करो। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि सप्लायर खुद गुड्स मूव करवा रहा है, सप्लायर का कोई एजेंट है तो गुड्स मूव करवा रहा है, या तो रिसिपिएंट आया, रिसिपिएंट ने बोला अच्छा मुझे ये सामान चाहिए, कहाँ चाहिए, मतलब मैं लेके तो नहीं जाऊँगा, तुम ऐसा करो इस चीज़ को घर पे भेज दो, या इस चीज़ को इस लोकेशन पर भेज दो, या मुझे ये भेजने गुड्स लुधियाना में है, तो मैं आया तो हूँ यहाँ पर तुमसे लेने के लिए, पर इनका मूवमेंट होगा लुधियाना जाकर, तो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, लुधियाना। पॉइंट समझ में? हम इस हिसाब से बात करेंगे। अगर तुम खुद चंडीगढ़ में रहते हो, दुकान चंडीगढ़ में है, तुमने बोला गुड्स लुधियाना भेजने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लुधियाना आया, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लायर चंडीगढ़, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट लुधियाना, तो फिर तुम्हारा सप्लाई लुधियाना, इंटरस्टेट राइट, इस तरीके से आएगा सारा। तभी ही हम कहाँ पर तुम्हारा रिसिपिएंट रहता है, सप्लायर रहता है, वो पता लगाओगे तो आपका इंट्रा क्लियर होगा। इंटर होगा तो उस तरीके से टैक्स, इंट्रा होगा तो उस तरीके से टैक्स, ठीक है। एक बार अब फ्लो बन गया, फिर तुम्हारा फटाफट चैप्टर निकलेगा। 10-1 इलस्ट्रेशन देखो फटाफट से, 1 मिनट ही लगना चाहिए इसके अंदर। इंटर में नहीं करना हमको, तुझे करना है कि सप्लाई कहाँ है, पीओएस कहाँ बनेगी, जैसे हमने बोला लोकेशन में गुड्स आर डिलीवर्ड इज द पीओएस राइट। यूपी एमपी है ना, बस यही आएगा पेपर में। ये तो नहीं आता मैम। सच में आता है? हाँ। अभी तुमने एक सेक्शन पढ़ा है ना, आराम से जाएगा ये। बस पॉइंट ये है कि अब तुमने एक सेक्शन पढ़ा है, अभी तुम कंफ्यूज नहीं हो, फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगी ऐसे। आप हाँ, पर जब बहुत सारा डेटा भर जाएगा फिर तुम्हारा रैम हैंग हो जाएगा, प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। हाँ नहीं, फिर मैं पानी ठंडा रख दिया यहाँ पर तो ठंडा हो जाएगा, फिर पी के ठीक होता तो ठीक, नहीं तो सिर पर डाल। ठीक, चलो 10-1B अब लो मूवमेंट लिख लो, शॉर्ट लिख लो, या तो इसको करो ओवर द काउंटर सप्लाई, या तो ओवर द काउंटर सप्लाई। रिटेल शॉप्स हो गई, रिटेल शॉप्स हो गए, सिंपल। अब जैसे क्रिश कि हम दुकान में जाएंगे गद्दा लेंगे तो क्रिश हाथ में तो पकड़ाएगा नहीं, घर पे भिजवाता होगा राइट। या तो कोई बंदा होगा जो बोलेगा कि नहीं तो डिलीवरी चार्जेस लोगे तो मुझे दे दो, हम जुगाड़ देंगे, अपने गाड़ी में भर के ले जाएंगे राइट। तो अगर वो बंदा खुद से ले गया अपने घर तो ओवर द काउंटर, अगर वो बंदा तुमको डिलीवर करवाते हो घर तक तो फिर डिलीवरी वाला उसके बंदे का घर, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सप्लाई वहाँ पर हो रहा है तो वो इंटर उस तरीके से, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्लेस है गुड्स आर हैंडेड ओवर,
इधर है ना तुम्हारे बुक में आई थिंक यहाँ पर भी डिलीवरी लिखा होगा, पर ये डिलीवरी तुम्हारे हाथ में डिलीवरी वाला है कि काउंटर पे ही सामान पकड़ा दिया ना तो वहीं पर डिलीवरी हो गई, इसलिए ठीक है। तो या तो गुड्स आर हैंडेड ओवर कर लोगे तो तुम्हें शायद बेटर याद समझ आ जाए। हैंडेड ओवर और डिलीवरी होता है। एक ना गड़बड़ हुई है, ये 10(1)(c) है ना, कौन सा? ये अभी जो नो मूवमेंट वाला, ये तो बहुत बड़ी है। कुछ नहीं 10(1)(c) है, ये थोड़ा सेक्शन बी वाला अलग है। बी में वो लिखा हुआ है कि मैंने तुमको बोला है कि सामान वहाँ भिजवा दो। अच्छा कि आप गुड्स के रिसीपिएंट हो और मैं सप्लायर हूँ, तो आपने मेरे को बोला कि पंजाब छोड़ के गुजरात भिजवा दो, हाँ चंडीगढ़ छोड़ के गुजरात भिजवा दो। हाँ, तो या फिर जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हुई, वही वही पढ़ेंगे अच्छा वही। आपकी हुई। हाँ, ठीक जो है। वो बंदा जहाँ बोल रहा है ना भिजवाने वो उसकी होती है, अच्छा हाँ ठीक है, कंसाइन हो जाता है ना। क्योंकि बिल बन गया ना हाँ। तो मेरे नाम पे बिल बना दिया। करते हैं, यहाँ तक क्लैरिटी है। ये 10(1)(c) हुआ, ठीक है। 10(1)(a) इसीलिए पढ़ा है जान के, 10(1)(a) और C इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है। क्यों? ऐसे याद रहे, और दूसरा मेरे को याद नहीं रहा इसलिए, ठीक है। अब 10(1)(b), अब 10(1)(b) जो है ना, अंडरस्टैंड क्या हो रहा है कि दो तरीके से किया जाता है। दो तरीके से कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ना कोई गुड्स मंगवाए, या मेरे पास कोई बहुत आई हैव एन इंडस्ट्री जहाँ पर मुझे कोई केमिकल्स, या मान लो मुझे कुछ प्रोडक्ट, कुछ शुगर केन चाहिए, मुझे शुगर बनानी है, ठीक है। तो मैंने तुमसे सामान मंगवाया। जब मैंने तुमसे सामान मंगवाया तो फिर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वो मूवमेंट इन्वॉल्व है। जब मूवमेंट इन्वॉल्व है तो 10(1)(a) आता है, राइट। यहाँ तक ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सप्लाई चाहिए, मेरे पास आ रहा है मूवमेंट इन्वॉल्व 10(1)(a), पर है ना मुझे किसी और को सामान भेजना है। मैं तुमसे ले रही हूँ, कुछ प्रोसेस करती होंगी, आगे भेजती होंगी, एक पॉइंट। या तो मैं तुमसे ले रही हूँ और किसी और बंदे का फ़ोन आया मुझे कि भाई अर्जेंट गुड्स डिलीवरी करवा दो, तो पहले मैं तुमसे लूँ, मेरे पास आए, तुम्हारे ट्रक से अनलोडिंग हो, मेरे ट्रक में लोडिंग हो, पहुँचेगा, जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो मैंने तुम्हें वहीं से फ़ोन कर दिया बीच में, क्योंकि कहाँ पहुँचे हम लोग, आधे रास्ते में, क्या वहीं से यू टर्न मार के उधर चले जाओ, उधर पहुँचा दे गुड्स। क्या हो जाएगा? फटाफट डिलीवरी भी हो जाएगी, दोनों का कॉस्ट भी बच जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ कि मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि वो जो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है ना, मुझे उस बंदे को देना पड़ेगा ताकि वो गुड्स रिसीव कर पाए, नहीं तो तुम छोड़ोगे ही नहीं। प्रूफ कहाँ पर है? मैंने फ़ोन किया है और ये भी फ़ोन किया है कि भाई उसी को ही देने हैं। तो जस्ट दैट पर्सन विल हैव अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कि भाई गुड्स की डिलीवरी उसको हैंड ओवर करनी है उस चीज़ का, ठीक है। और जो बंदा बोलता है, ठीक है, जो बंदा बोलता है, जिसने बोला है कि मैंने बोला ना कि गुड्स वहाँ पर पहुँचाओ, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका नहीं होगा, मेरा होगा। मतलब आपका जो रिसीपिएंट होगा उसका रिसिपेंट होगा। मैंने तुम्हें बोला चल, उसका एड्रेस। मैंने क्रिश से गद्दा मंगवाया, मैंने बोला कि नहीं मेरे घर नहीं भेजना, गंतव्य के घर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ से मत भाजो। तो अब तुम निकल रहे थे मेरे घर के लिए, मैं बोला गंतव्य का घर पास है, मुझे इवेंचुअली उसी को ही भेजना हुआ है, तो फिर तुम ऐसे करो, तुम सीधा उसको भेज दो, राइट। तो यहाँ पर मेरे इंटीमेशन पे तुमने किसी और को गुड्स भेजे हैं, करेक्ट। सप्लाई का प्लेस कहाँ माना जाएगा? जिसने इंटीमेशन दी है, रिसिपिएंट का नहीं। इस वक्त गुड्स मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर व्हाट द गुड्स आर रीच्ड, इट मैटर्स व्हाट हु टोल्ड देम टू सप्लाई द गुड्स वेयर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बस एक ही चीज़ चाहिए, गंतव्य डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो मेरे पास था गुड्स रिसीव करने का। बिल में 3 कॉलम होते हैं, जैसे एक सप्लायर, एक बायर और एक कंसाइनर। कंसाइनर तो लेकर आता है ना। एक कंसाइनी ऐसा होता है कि जिसके पास हम भेज रहे हैं, अगर हमारा एड्रेस हम कहीं और पे भेज रहे हैं ना तो उसमें उसका एड्रेस डाल देते हैं। अच्छा हाँ। तो ये वही सेम चीज़ आप कह रहे हो। वहाँ पर बस वही है कि एक तुम्हारा वो जो ना यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसके मैंने नाम लिखे हुए हैं, वो इसमें काम आएंगे। जो एक बार 10(1)(b) पढ़ लेते हैं एवरीबडी। Where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of goods, either by way of transfer of document of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person, यानी कि मैंने बोला था ना थर्ड पर्सन, वो बोला गया है जिसने इंटीमेशन करी है। said third person has received the goods and the place of supplies of such goods shall be the principal place of such business, ठीक है। इसको बिल टू शिप टू भी कहते हैं कि बिल किसी और को, शिप किसी और को, ठीक है। सामान भेजा किसी और को, शिप किसी और को, बिल किसी और का नाम का, ठीक है।
अगर उन्होंने बीच में बोला हुआ देखो पहले बोला था डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, यानी कि मैंने बोला था सेकंड लाइन में, और थर्ड लाइन में बोला है कि इधर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ द गुड्स और अदरवाइज। एक जैसे कृष्ण ने बोला कि पहले ये कंसाइनी का नाम ही लिखा हुआ है कि हम किसको भेज रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने या तो मैंने पहले ही बोला हो कि मुझे सामान मत भेजना, भेजना उसको, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी डिटेल है कि भेजना किसको है। पर कई बार ऐसा होगा कि मैंने जिसको रास्ते में फ़ोन किया कि तू रुक, ऐसा यहाँ तक मत आ, यहाँ से उसी को ही भेज दे, तो फिर अब यहाँ पर तो कंसाइनी का नाम कहीं नहीं था, फिर क्या करेंगे? इसलिए उस टाइम पर फिर आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा जहाँ पर सा इमरजेंसी अचानक से डिलीवरी हो रही है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? ये ना बाजू में कहीं पर बाजू कहीं किताब में कहीं पर साइड पे लिख लो, डॉक्यूमेंट और टाइटल में ना अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ट्रक से, ये पूछा हुआ है यहाँ प्लीज़, बहुत लेम है पर करना पड़ेगा। अगर ट्रक से जा रहा है तो डॉक्यूमेंट और टाइटल को बोलते हैं लॉरी रिसिप्ट। डॉक्यूमेंट और टाइटल है ना, यहाँ तक लिखा। अगर रेलवे से जा रहे हैं तो रेल रिसिप्ट, अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो एयरवे बिल, और ये गेस करो शिप से जा रहे हैं तो, शिप से जा रहे हैं तो नहीं, ये अगर गेस कर लिया ना, वाटर सीवेज, वाटरवेज नहीं, then no, बिल ऑफ लेडी, बिल ऑफ लेडी, ट्रक कैसे पता? मैंने पढ़ा था कहीं, कहाँ पढ़ा था? बिल ऑफ LADI, इन्हीं में कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा है। क्या बिल ऑफ लेडी, LADING, हाँ, लेडी है, लीडिंग है। लेडिंग है कि लेडी है? लीडिंग, LED है। बिल ऑफ लेडी औरत का थोड़ी, LADING। इसमें ये तो ये हो गया, लेकिन इसमें इसका वो कहाँ लिखे, जैसे ये बात POS का लिखना है। POS will be the place of the recipient, या तो ऐसे लिखो ना, प्लेस ऑफ रिसीपेंट थोड़ी है। रिसिपेंट तो मैं ही हूँ ना, ये तो डिलीवरी वाला बंदा है। वो होता तो वो सब होता, या तो ऐसे लिखते प्लेस ऑफ द पर्सन हु इंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई द गुड्स टू सम अदर प्लेस, ऐसा तो लगा। तो फिर क्या कर सकते हैं जो जिससे याद रहे, POS इज इक्वल टू प्लेस ऑफ द इंस्ट्रक्टर, इतना चलेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में B10(1)(b) के अंदर ब्रैकेट में बिल टू शिप टू भी लिखना, ये बिल टू शिप टू के तौर पर पूछेंगे और फिर कंफ्यूज कर देंगे। बिल टू शिप टू, मतलब बिल किसी नाम पे और किसी के नाम पे ऐसे। प्लेन से, अच्छा फ्लाइट से एयरवे बिल, बिल टू रिसीपेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, शिप टू अदर पर्सन। ठीक है, बिल किसी और के नाम पे, शिप किसी और के ना, इसलिए बिल टू शिप टू। चलो इलस्ट्रेशन 2 फटाफट से बोलना नहीं पड़ना चाहिए। ये जगह भी क्यों छोड़ रहा है आगे करने के लिए। 10(1)(c) अपने को आता है, 10(1)(c) का इलस्ट्रेशन है नहीं है। 10(1)(c) ओवर द काउंटर जो हमने पढ़ लिया, 10(1)(c) ठीक है, बढ़िया। ये बिल टू शिप टू है और ये
इनवॉइस होगा, बिल वाले बंदे का बिल, इस तरीके से जो भी याद करना है। नेक्स्ट 10(1)(d), where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation or assembly। ये बंदा आया था एसी फिट करने, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई आपका घर हुआ चंडीगढ़, जहाँ पर आपके गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, सेल ऑफ द इंस्टॉल्ड डीजी सेट। इनकी लिस्टेशन कितनी आसान है। कुछ नहीं करना, खाली लास्ट वाले कॉलम को चेक करो। चलो ठीक है, आगे आ जाए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? इलस्ट्रेशन 4 देखो क्या है इसमें लोकेशन ऑफ गुड्स देखेंगे कि ये जो है ना इलस्ट्रेशन, इसमें कुछ गड़बड़ की है इलस्ट्रेशन में, पर लोकेशन ऑफ गुड्स देख लोगे तुम, क्योंकि ये सबका सब दिखाई नहीं हुआ इसमें, 10(1)(d) के लिए नहीं है। इसके हिसाब से कर दिया शायद, पता नहीं हाँ, ये इसके कुछ हिसाब से। गड़बड़ करी है। तुम्हारा जो एक्चुअल इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन 4 है, अगले पेज पर देखो। किसी भी लास्ट पर आ जाएगा करेगी। तो फिर जैसे गुजरात से केरला में आ रहा तो इंटरस्टेट हो गया ना। बस ठीक है यहाँ तक। अब 10(1)(e), 10(1)(e) में क्या हो रहा है अब अगेन? फ्लाइट से जाना, नहीं हर बारी नहीं होगा ऐसा, तंगो। प्लेन देखिए तो फ्लाइट है। अच्छा ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम कभी ट्रेन में या फ्लाइट में सफ़र किए हो? ट्रेन में सफ़र किया है, ठीक है। अब जब हम ट्रेन से मान लो यहाँ से कहीं पास में कहीं सी जगह पर जा रहे हैं, तुम्हें बीच में एक बंदा आया जिसमें या तो तुम वो शताब्दी या ऐसा टाइप की जा रहे हो, वो स्पेसिफिकली देते हैं सैंडविच, ये वो जो पूरी ट्रे आती है। तो तुम चंडीगढ़ से चढ़े, दिल्ली जा रहे थे अज्यूमिंग, पानीपत तक पहुँचे और तुम्हें सारा खाना मिला है, ठीक है। वो खाना तुमने पानीपत में बैठ के खाया है, वो खाना ट्रेन में पहुँचा है, ठीक है, और वो ट्रेन चल रही है, कहीं से कहीं जा रही है, तो वो खाने का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें मिली है, जहाँ पर मिली है, चलती चलती ट्रेन मिला, कहाँ पर नाले तो जहाँ से ट्रेन ने उठाया, जहाँ से ट्रेन ने उठाया किसको? खाने को, खाने, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरीके मतलब से ट्रेन ने खरीद दिया एक तरीके से, जहाँ मर्जी दे दिया है। हाँ, तो जब खाना ऑन बोर्ड की जाएगा ना, ट्रेन के ऑन बोर्ड जाएगा, तब उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। अगर किसी प्लेस ऑफ कन्वेंस पे कुछ डिलीवर हो रहे हैं, द प्लेस वेयर गुड्स आर ऑन बोर्ड, ठीक। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि ट्रेन हो सकता है, मान लो अमृतसर चल रही है, खाना तुम्हें चंडीगढ़ के आके ट्रेन में चढ़ा हो, तो ट्रेन कहीं से भी चढ़ रही हो, तुम्हारी टिकट कहाँ की भी हो, कहीं पर भी पहुँचने वाली हो, जहाँ पर जहाँ से खाना चढ़ेगा, ट्रेन वाले खाना लेंगे। हाँ, ठीक है। तो when goods are supplied on board a conveyance, including a vessel, aircraft, train, motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board, ठीक है। 10(1)(e) सरल POS, भाषा में क्या लिखे हैं? फूड टेकन ऑन बोर्ड कर दो। लिखना क्या है? 10(1)(e) में 10(1)(e) में गुड सप्लाइड टू अ कन्वेयंस, ठीक है। तो जहाँ से भी फूड लोडेड टू द कन्वेयंस या फूड टेकन ऑन बोर्ड या तो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, तुम्हारा सबसे तुम्हें नहीं उस दिन तुम्हें नहीं दिमाग लगाना पड़े, बस ऐसे लिखना, ठीक है। इलस्ट्रेशन जिसका लिखना है, जैसे लिख के इलस्ट्रेशन देखो। क्या लिखना है इसमें? प्लेस ऑफ सप्लाई हाँ? फॉर एग्जांपल फूड वाज टेकन बाय क्या ट्रेन। इतना दिमाग कैसे लगा लिया? मैंने वो नहीं लिखा, ऐसे एग्जांपल लिखा फूड टेकन बाय ट्रेन इन चंडीगढ़ एंड ईटन बाय पीपल इन अमृतसर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज चंडीगढ़। ये को ठीक है। 6th इलस्ट्रेशन कुछ पूछा है Next, located
ऑफ सप्लाई गुजरात होगी और एप्लीकेशन जीएसटी इंटरेस्ट रेट होगा। गुजरात और अहमदाबाद में है ना, ये कौन सा सेक्शन है? ठीक है, महाराष्ट्र में हुई ना, पहले वाले 10 दिन 10 में नहीं। महाराष्ट्र हुई ना, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र ही थी, उसमें तो रिसीव करा है। गुजरात Receive receive order order from- ऑर्डर फ्रॉम एमएससी अहमदाबाद, मध्य प्रदेश गुजरात फर्स्ट सप्लाई, रिसीव्स गुड्स है ना, रिसीव कर रही है। रिसीव्स ऑर्डर, ऑर्डर बिलोंग्स टू ऑर्डर से है। गुड्स वहाँ पहुँचे, यहाँ ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद का ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर देते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करने में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये सेक्शन में लिखो 10(1)(a), पीओएस लिखो अहमदाबाद या तो गुजरात, और लिखो इंटरस्टेट, लगेगा क्या आईजीएसटी। इसका हो गया, अगला करो। हैदराबाद MC, ये मिस्टर सी, अच्छा मेरे से इंटरस्टेट हुआ, ये भी कौन सा सेक्शन है? 10 में वेरी गुड। लिखा, फर्स्ट वाला सबने लिख दिया। नाइन्थ काटना, नाइन्थ भी करो। हैदराबाद हुआ ना इसमें, 7th वाले में ना। 10(1)(b) 10(1)(b), वेरी गुड। आया गंतव्य? ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अगर तुम इसे पढ़ो तो गेम जैसा है, पजल से सॉल्व करते हुए। क्या एग्जाम्पल था डॉक्टर वाले? वही ट्रेन है हमारे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ है कितने 8 से चंडीगढ़ से चंडीगढ़ बेस जा सकते हैं। क्या होगा फिर? केरला ही माना जाएगा। और प्लेस ऑफ बी केरला हो गया और इंटरस्टेट हुई। इंटरेस्ट, सारे जवाब देने पड़े ना। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है एग्जैक्टली, इंट्रा है और टैक्स क्या लगेगा। ठीक है, चलो 9th इलस्ट्रेशन कट कर दो। 10(2) का इन्होंने अब समरी टाइप का दे रखा है, बस ये तो तुम्हें पता ही है। चलो बता दो, आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो सेक्शन 11 आ गया। सेक्शन 11 आया अब जहाँ पर गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, 10 वाला सेक्शन सिर्फ गुड्स के लिए था और विद इन इंडिया का था। अब 11 वाला सेक्शन सिर्फ गुड्स के लिए है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10(1)(2) इसमें 11 वाले में विद इन इंडिया का दे दिया। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम। विद इन इंडिया का नहीं है। विद इन इंडिया तो वहीं पर फिर आ जाएगा ना, सिर्फ उसमें ही आ जाएगा। वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन का ही ऐसा नेचर उन्होंने बना रखा है कि वो वहीं फॉल हो जाएगा, तो चाहे तब भी ऐसा हो जाएगा। अब चलो, फर्स्ट इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। ये याद आ रहा है तुम्हें, आरसीएम में करा था सप्लाई सेक्शन 7। सेक्शन नहीं आता लेकिन आरसीएम पे भी करता है। सप्लाई का सेक्शन 7 ही याद रखो खूब सारे। सेक्शन 7 सप्लाई हमने किया था, फिर हमने बोला था कि अच्छा हाँ अलग अलग होता है। फिर हमने एक शेड्यूल में देखा था कि सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, राइट? याद है 7(1) कौन सा था? 7(1) कि कौन सा इंपोर्ट वाला भी? सेक्शन 7 वाला इंपोर्टाइजेशन ऑफ गुड्स भी था। इंपोर्टाइजेशन, हाँ ऐसा था, लिखा हुआ ऐसा है। वर्ड इंपोर्टाइजेशन वर्ड है? हाँ, लिखा हुआ है। अरे मुझे नहीं पता। चेक कर लो। हो सकता है। अगर आपके गुड्स इंडिया में रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, सही में मैम है नहीं, इंपोर्टाइजेशन इंपोर्टेशन है। इंपोर्टेशन चलो तो अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहे तो आरसीएम बेसिस पर इंडिया में टैक्स लगता है ना, इसलिए लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर यानी कि रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, इसने बोल तो दिया है इंपोर्ट किया है तो रिसिपिएंट वाला, पर आपको ये भी पता है कि अगर आपने पर्सनल के लिए करा है तो एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा कुछ याद है? पर वो सर्विसेज के लिए था, ये गुड्स है, यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो उसी तरीके से एक चीज़ का ध्यान रखते हुए चलोगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये प्लेस ऑफ द पर्सन जो इम्पोर्टर होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कहाँ रिसीव हो रहे हैं, प्लीज़ इम्पोर्टर की जगह, यानी कि मैंने यहाँ से बैठकर दुबई से कोई सामान मंगवाया है जिसको मैंने हैदराबाद डिलीवर करवाया है,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, यहाँ मतलब चंडीगढ़ मानी जाएगी। पॉइंट समझ में आया? क्या मैंने चंडीगढ़ में बैठ के दुबई में एक सामान ऑर्डर किया जिसको हैदराबाद डिलीवर करवा दिया, ठीक है। तो प्लेस ऑफ द इंपोर्टर, मैं चंडीगढ़ बैठी हूँ, इंपोर्टर की प्लेस चंडीगढ़ की प्लेस, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी चंडीगढ़, ठीक है। इट वोंट मैटर वेयर द गुड्स आर रीचिंग। पॉइंट समझ में आया? आया समझ पक्का? तूने यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, चंडीगढ़ में बैठे हैं। तुझे यूके में एक बहुत ऐसा सेक्सी कोई पर्स है वो पसंद आया, तूने सोचा ये पर्स मैं अपनी बहन के लिए ऑर्डर कर देती हूँ जो बॉम्बे रहती है, ठीक है। सप्लायर बाहर बैठा है यूके में, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, गुड्स कहाँ पहुँच रहे हैं, बॉम्बे में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मांगी जाएगी, जहाँ से हमने ऑर्डर किया। तो कहाँ बैठी है तू, चंडीगढ़, तेरा प्लेस, इंपोर्टर का प्लेस, नॉट वेयर द गुड्स रीच, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर या 11 वाले सेक्शन के अंदर ये लिख लो कि इट इज इररिलेवेंट वेयर द गुड्स रीच, ठीक है। कहाँ पर इसी में? हाँ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेयर द गुड्स रीच और इररिलेवेंट वेयर द गुड्स रीच, प्लेस ऑफ द पर्सन इंपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ पर भी कंटिन्यू कर लो ना अपना पेज जहाँ पर सेक्शंस लिख रहे थे, या तो 11A में इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का और प्लेस ऑफ इंपोर्टर, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी यहाँ पर? प्लेस ऑफ इंपोर्टर ऑफ द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स, प्लेस ऑफ द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स, ठीक है। अगला चलो पढ़े आगे प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल दोगे इसका भी? अभी तो यहाँ दो दोबारा बोलो। अब नया एग्जांपल बनाते हैं, कोई भी दे दो छोटा सा। यही करा रही तू यहाँ बैठा हुआ है मैं यहाँ बैठ के ऑर्डर कर रहा हूँ, इंपोर्ट मैंने चंडीगढ़ में मंगाया, लेकिन रिसीव मैंने करा पंजाब में। तूने यहाँ मंगाया तो यहाँ बैठा, तूने वहाँ रिसीव कैसे कर लिया? फिर इसका बड़ा ये मतलब- खचड़ हो जाएगा। अंडरस्टैंड, कुछ नहीं हो रहा है। तू यहाँ पर बैठा चंडीगढ़ में, तूने कोई मान ले कोई बढ़िया रोलेक्स मंगवाई है, ठीक है, अपने ताया जी के लिए, ठीक है। अब जब तुमने ऑर्डर किया वो ताया जी बैठे तेरे कहीं और, गोवा में बैठे, क्या बात है, ठीक है, गोवा में बैठे तेरे ताया जी। तो तूने क्या किया, तूने जो घड़ी ऑर्डर की है वो रिसीव कहाँ हो रही है, गोवा। ऑर्डर कहाँ से किया, बाहर से। ऑर्डर अच्छा, चंडीगढ़ से। कहाँ बैठ के ऑर्डर किया, चंडीगढ़ से। हाँ चंडीगढ़। प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ मानी जाएगी। द प्लेस ऑफ द इंपोर्टर, द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स, ठीक है, नॉट द पर्सन रिसीविंग और नॉट वेयर द गुड्स आर रिसीव्ड, नॉट वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, द पर्सन इंपोर्टिंग द गुड्स, ठीक है, वो पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक। पक्का? अब देखो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियस सी बात है ना, बाहर गया है तो बाहर, और वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, और एक्सपोर्ट होता है तो एग्जेम्पशन होती है ना। अच्छा बाहर क्या तो बताओ कोई डाउट? फिर चलो फटाफट आगे करते हैं। एनालिसिस लिखे हुए हैं सेक्शन 11 के 2 डब्बे, दोनों काट दो। फिर पढ़ना है तो पढ़ भी लो, कुछ फर्क तो पड़ेगा। वही बातें, इंपोर्टर का वही बंदे का इंपोर्टर का नाम लिखा हुआ है, देखो ये डब्बा छिप दिया इधर। क्या पढ़ना है? अच्छा काटा भी क्यों है, तो सेम आसान ही तो है, सही तो है ना? आसान ही तो है, जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना, देख लिया फटाफट से, पक्का सारे एवरीबॉडी लिखें। सेक्शन 12 चलो, IGST प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स इन इंडिया। सेक्शन बदल गया है, गुड्स खत्म हो चुके हैं, सर्विसेज पर आ गए हैं। अब मेजॉरिटी चैप्टर सर्विसेज को लेकर परेशान करेगा तुमको, ठीक है। 10 में विद इन इंडिया गुड्स, 11 आउटसाइड इंडिया वाले गुड्स, 12 में विद इन इंडिया की सर्विस। ये फोर्थ वाला वो क्यों नहीं है एक्सपोर्ट? फोर्थ वाला कुछ भी नहीं लिया, 11B में 11B में फोर्थ वाला नॉट एन एक्सपोर्ट लिया, क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं होना है? नहीं चाहिए। नॉट क्यों लिया? अच्छा लोकेशन ऑफ Supplier तो बाहर ही कर रहे हैं। सप्लायर महाराष्ट्र है, लोकेशन भी बाहर है, इसलिए और सामान ही बाहर बैठा है ना, सामान इंडिया से बाहर नहीं गया है, सामान बना दुबई में था, तेरे को यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर मिला और तूने दुबई से सामान ईरान भेज दिया, इंडिया में कभी कुछ आया ही नहीं। अच्छा इंडिया में भी आना ज़रूरी है, इंडिया में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। इंडिया में कुछ आना जरूरी है। इंडिया से बाहर जाएगा तो ही एक्सपोर्ट, ये तुमको याद है जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंडीशन पढ़े थे,
उसमें था ना एक्सपोर्ट के कंडीशंस क्या थे, पैसा इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर मिले, यहाँ पर एक बंदा बैठा हो यहाँ से कुछ जा रहे हैं, वो कंडीशन नहीं मिली हुई ना सारी, ठीक है। चलो सेक्शन 12, सेक्शन 12 ये बंद करना एक वीडियो बंद कर दे एक बार। वीडियो